हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर कोर। आज का वीडियो बाकी वीडियोस से डिफरेंट होने वाला है बिकॉज हमेशा मैं आपके लिए वन शॉट रिविजन लेक्चर्स या हैंड रिटन नोट्स के साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, टैबुलर फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें मैं लेके आती हूँ ताकि आपकी स्टडी ईजी बन सके। ठीक है, लेकिन अब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में सिर्फ 20 डेज बचे हैं। 20 डेज में इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस कैसे कवर करते हैं, कितना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ। इसीलिए बीइंग अ सीनियर मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आपको अपने 20 डेज कैसे यूटिलाइज करने चाहिए। साथ ही साथ मैं अपना स्टडी प्लान शेयर करूँगी जिसने मुझे हेल्प किया मैक्सिमम चीज़ें मिनिमम टाइम में रिवाइज करने के लिए एंड अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टॉप करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। 20 days study plan that helped me top my BMS second prof university exams। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, मैं कोई ज़्यादा वो नहीं करूँगी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। कितना पॉसिबल है, कितना पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इस पैनिक सिचुएशन में से भी बाहर निकल सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट 20 days इज नॉट अबाउट स्टडिंग न्यू थिंग्स। लास्ट 20 days आर अबाउट रिवाइजिंग द थिंग्स जो आपने पूरे 1.5 साल में पढ़ाई की है। ठीक है, तो मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। देखो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, देखो मैं कोई ओवर अचीवेबल स्टडी प्लान नहीं बताऊंगी कि आप दिन में 16-17 घंटे पढ़ो। दैट इज नॉट पॉसिबल बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, आपको इफेक्टिवली 8 से 10 घंटे आप पढ़ सकते हो। लाइक मिनिमम 8 to 10 आवर्स तो रिक्वायर्ड है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ सकता है तो 12 to 13 आवर्स आर इनफ फॉर सेकेंड प्रॉफ एग्जामिनेशंस। लाइक एग्जाम वाले दिन की मैं बात अलग कर रही हूँ। मैं अभी का जो फेज है, अभी जब कंपाइलेशन फेज है कि आपको किस तरीके से चीज़ें कवर करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ती थी, मैं अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करती थी। ठीक है, 4 स्लॉट्स मतलब मुझे 4 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, अलग अलग चीज़ें। देखो हमारे जो BMS सेकेंड प्रॉफ है उसमें लर्निंग वाली चीज़ें भी हैं, उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं। ठीक है, और उसमें लर्निंग प्लस कंसेप्चुअल दोनों चीज़ें हैं। तो उसके लिए ना मैंने स्लॉट्स अलग अलग डिवाइड किए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट का जो मेरा स्लॉट रहता था वो 1.5 to 2 आवर्स का रहता था जनरली, अगर मैं रात को ज़्यादा देर नहीं पढ़ी हूँ। अगर मैं रात को ज़्यादा देर पढ़ती थी तो उस हिसाब से ये स्लॉट्स एडजस्ट हो जाते थे। क्लियर? फिर ब्रेकफास्ट टू लंच के बीच का जो स्लॉट रहता है दैट इज द मेन स्लॉट, जहाँ पे आप कंसेप्चुअल और लर्निंग वाला पोर्शन दोनों चीज़ें पढ़ते हो। क्लियर? तो दैट विल बी अराउंड 3 to 4 आवर्स। फिर इवनिंग स्लॉट जो रहता था वो मेरा लाइक 2 to 3 आवर्स का रहता था, एंड जिसमें मैं थोड़ी नई चीज़ें जो मैंने कभी नहीं पढ़ी हैं या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो वो वाली चीज़ें मैं कंपाइल करने की कोशिश करती थी ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर सकूं। ठीक है, और पोस्ट डिनर जो स्लॉट रहता था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स रहता था। इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ती थी, जो मैंने 1.5 साल में पढ़ा हुआ है ना, मतलब जो बहुत बार पढ़ा हुआ है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको याद होती हैं, बस रिवाइज करने की, ब्रशअप करने की ज़रूरत होती है। तो पोस्ट डिनर वाला मेरा स्लॉट वो रहता था क्योंकि पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाता था तो नया पढ़ के तो वैसे भी याद नहीं होता था। तो इस तरीके से मैंने अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया था। स्लॉट 1 में मेरा हमेशा द्रव्य गुण या रस शास्त्र का जो फॉर्मुलेशन वाला पोर्शन था, या स्वस्थ वृत्त में कुछ मुझे याद करना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है। ठीक है, लर्निंग वाला जो मेरा स्लॉट रहता था वो स्लॉट 1 रहता था मॉर्निंग में, जो एकदम फ्रेश फ्रेश वाला रहता था। ठीक है, और ये स्लॉट मैं बिल्कुल मिस नहीं करती थी। देखो द्रव्य गुण पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है, रस शास्त्र पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है, स्वस्थ वृत्त पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है। तो 300 मार्क्स के लिए आपका ये 1.5 से 2 घंटे वाला स्लॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कंसेप्चुअल चीज़ें आपके माइंड में फिर भी फिट रहती हैं, लेकिन जो लर्निंग वाला स्लॉट है उसमें आपको चीज़ें याद करनी होती हैं। तो ये स्लॉट आपको बिना भूले, बिना कुछ करे, ये डेली आपको अपने रूटीन में रखना है। तभी आप सारे प्लांट्स को जो हैं लर्न करा हुआ रिप्रोड्यूस कर पाओगे, अपने एग्जाम से सारी फॉर्मुलेशंस आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, मेरे पास हमेशा मेरे प्लांट्स के, मेरी फॉर्मुलेशंस के हैंड रिटन नोट्स रहते थे। फॉर्मुलेशंस के लिए मैंने एक डायरी बनाई है, अगर आपको वो PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे उसका सैम्पल अपलोड किया हुआ है रस योग नाम से, तो आप वो PDF भी ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपने अपने नोट्स, अपनी कंपाइलेशन प्रिपेयर की हुई है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
क्लियर? तो प्लांट्स, स्वस्थवृत्त और आपका द्रव्य गुण का जो लर्निंग पोर्शन है वो आपको यहाँ से करना है स्लॉट नंबर 1 में। फिर स्लॉट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका बेसिकली संहिता वाला पोर्शन, रोग निदान का पेपर 1 और रस शास्त्र का पेपर 1, बेसिकली जो कंसेप्चुअल वाली चीज़ें हैं ना वो वाली चीज़ें आपको इस स्लॉट में पढ़नी चाहिए। ठीक है? फिर स्लॉट 3, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, और वो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो स्लॉट 3 में मैं वो सारी चीज़ें कंपाइल करती थी। ठीक है? और स्लॉट 4 रिविजन, जैसे द्रव्य गुण मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है हमेशा, तो मेरे को इतना ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं स्लॉट 4 में द्रव्य गुण रिवाइज कर लिया। या जैसे रसशास्त्र के कुछ टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते थे, ठीक है, जैसे पारद हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने 1.5 साल में बहुत बार पढ़ी हुई थी। तो स्लॉट 4 मेरा वो रहता था कि हमेशा जो मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज करना, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये वाले जो स्लॉट्स हैं ना वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो। ये मैंने अपना पर्सनली शेयर किया है कि मैं कैसे पढ़ती थी। क्लियर? अब जो नेक्स्ट चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देखो इतना सारा सिलेबस है एंड बीइंग अ स्टूडेंट इतना सारा सिलेबस कभी कवर करना पॉसिबल नहीं होता। आप कभी भी अगर 1.5 साल भी लगा लोगे ना तब भी आप एग्जाम से 1 दिन पहले या 20 दिन पहले कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के सारे PYQs एक डायरी में नोट कर लिए थे। फॉर एग्जांपल ये मेरे रसशास्त्र के सारे 10 मार्कर्स मैंने नोट किए थे। ये मेरे रोग निदान के जो डिजीज़ वाला पोर्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे डिजीज़ में ही होती थी, तो उसके लिए मैंने अपने लिए माइंड मैप्स बनाए थे। आज वो माइंड मैप्स आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? मॉडर्न डिजीजेज और माइंड मैप्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने इस तरीके से लिख लिया था कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया गया है, तो मैं उनको बार बार पढ़ती थी। क्लियर? ऐसे ही अगध तंत्र एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और उसका एक ही पेपर होता है, तो उसको पेपर को पास करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिमिलरली मैंने ऐसे नोट कर रखे थे। सिमिलरली मैंने प्लांट्स के लिए भी हर एक सब्जेक्ट के लिए संहिता अध्ययन, बेसिकली कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से टीचर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैंने एक डायरी में नोट करके रखे थे। और जो मेरे जो 4 स्लॉट्स हैं ना, मेरे सबसे 20 दिन पहले एग्जाम से मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता था उस डायरी में से मैक्सिमम टॉपिक्स मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है? पता है PYQ से आपका 80 to 90% पेपर सेम आता है। इवन कंसेप्ट वाला पेपर तो मैं 100% कह सकती हूँ कि 80 to 90% आपका प्रीवियस 5 ईयर्स से पेपर बनता है। क्लियर? और अब तो NCISM ने और भी चीज़ें इजी कर ली हैं। NCISM की सिलेबस में मेंशन्ड है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका कहाँ से बन सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका कहाँ से बन सकता है, तो आपको किस टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ना है वो सारी चीज़ें भी एकदम अच्छे से मेंशन की हुई है करिकुलम में। क्लियर? तो मैं इस तरीके से अपने स्लॉट्स को डिवाइड करती थी, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यील्ड वाले टॉपिक्स को कवर करती हूँ। क्लियर? तो आई होप आपको PYQs का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट करो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, ठीक है, उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बताओ। मैं कंटिन्यूअसली अपने यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है? अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ का एक लेक्चर बना पाऊँ, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मिनिमम टाइम में आप जितने ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकूँ, दैट इज़ माई ओनली टारगेट। क्लियर? तो इसीलिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने माइंड मैप्स जो मैंने अपने लिए बना रखे थे, ताकि कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज कर सको, मैक्सिमम चीज़ें याद कर सको। क्लियर? अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इज़ कि अब है ना नए टॉपिक्स को कम से कम पढ़ो और जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो, तभी आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है? DG पेपर 2, रसशास्त्र पेपर 2 आपको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। फिर आप अगर कोई श्लोक याद कर रहे हो, ठीक है, चरक के लिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग निदान पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, रसशास्त्र पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी श्लोक अगर आप याद कर रहे हो तो लिख लिख के याद करो। अगर आप वैसे याद करोगे तो भूल जाओगे, लिख लिख के याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, मार्क माई वर्ड्स, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? फिर अब देखो, आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, सारे बच्चे वही पढ़ते हैं, ठीक है, आप कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे,
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, बच्चे पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे को पेपर में लिखना क्या है एक्चुअली वो ही नहीं पता होता। आज मैं आपको अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ कि कैसे मैं अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके आंसर शीट है, ठीक है। आंसर शीट में लेफ्ट और राइट साइड आपको मार्जिन ड्रॉप करना है। 3 सेक्शंस आएंगे, क्लियर। एमसीक्यूज होंगे, एलएक्यूज होंगे, एसएक्यूज होंगे। एमसीक्यूज 20 होते हैं, फिर एसएक्यूज होते हैं, फिर एलएक्यूज होते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि एमसीक्यूज 20 ना मैं मार्क करके छोड़ देती हूँ। जितने मुझे आते हैं मैं फर्स्ट राउंड में कर लेती हूँ, जितने नहीं आते हैं उनको लीव करती हूँ एंड लास्ट के लिए। बट एमसीक्यू हमेशा एक ही सेक्शन में वो करो, एक ही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। एमसीक्यूज का सीक्वेंस नहीं बदलना और बीच बीच में एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। तो एमसीक्यूज, फिर एसएक्यूज या एलएक्यूज में से सोचो कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्या आता है। मेरा तो प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि मैं एलएक्यूज पहले अटेम्प्ट करती हूँ। पर्सनली मेरे साथ ये होता था कि अगर मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करती हूँ ना तो एलएक्यूज लिखने में ना आपकी मेमोरी बहुत लिमिटेड हो जाती है कि यार इसमें क्या लिखूं, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब आप पेपर स्टार्टिंग में लिखने की कोशिश करते हो तो एलएक्यूज देख के आपके अंदर पॉइंटर्स आने लगते हैं, तो वो फ्लो में अच्छा आप एलएक्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो एलएक्यूज सबसे पहले अटेम्प्ट करती हूँ और एसएक्यू बाद में, क्लियर। अब हमेशा जैसे सेंटर में आप अपना आंसर नंबर लिखो, आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 है, सबसे पहले हेडिंग डालो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फिर कौन सा आंसर नंबर है वो ऐसा सेंटर में मेंशन करो। फिर जो पूछा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि गृध्रसी को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे ना वो टॉपिक कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, दैट इज गृध्रसी, ठीक है। ये मत करो कि आंसर 29 सीधा गृध्रसी को एक्सप्लेन करने लगा, नहीं। आपको क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना कि आप क्या आंसर दे रहे हो वो सेंटर में मेंशन करना ही करना है। उसके बाद जो आपको श्लोक आता है, डेफिनेशन आती है, उससे स्टार्ट करो आंसर। एक पैटर्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिर उसके पॉइंटर्स, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर उसके कुछ टाइप्स हैं, तो वो इस तरीके से फ्लो डायग्राम की फॉर्म में लेस पैराग्राफ्स का यूज करो, मैक्सिमम पॉइंटर्स का यूज करो, मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स का यूज करो। जितना कम लिखोगे और जितना सही लिखोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि पन्ने भरने के लिए आप पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखे जा रहे हो, नहीं। आप जो भी चीजें लिख रहे हो पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंटर्स में ही लिखनी है आपको, क्लियर। फिर सबसे एलएक्यूज के लिए आपको 3 to 4 पेजेस फिल करने हैं और एसएक्यूज के लिए 1.5 से 2 पेज इनफ रहते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कहीं कहीं पे आपको फील होगा कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है। रस शास्त्र का पेपर 1 आपको बहुत ज्यादा लेंथी लगेगा, तो स्टिक टू दिस टाइम मैनेजमेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सेम आपको रोग निदान का पेपर बहुत लेंथी लगेगा और स्वस्थ वृत्त का पेपर बहुत लेंथी लगता है। एंड फॉर अगत तंत्र 2, ठीक है ना, तो अगत तंत्र का पेपर 1, रस शास्त्र का पेपर 1 और रोग निदान का पेपर 1, ठीक है। ये इतने लेंथी लगेंगे आपको कि पेपर पूरा ही नहीं होगा। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कोशिश ये करो कि एमसीक्यूज मैक्सिमम आप 10 मिनट में खत्म करो। एलएक्यूज के लिए आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, आपको चारों एलएक्यूज 1.5 घंटे में कंप्लीट करने हैं। रफली आप अपने एलएक्यूज पे, एक एलएक्यू पे आप 20 मिनट का टाइम दे सकते हो, ठीक है। और फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 1 घंटे में 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। रफली आप 8 से 10 मिनट एक शॉर्ट आंसर पे दे सकते हो, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आपका टाइम लग रहा है किसी भी आंसर में तो आप वो क्वेश्चन को स्किप करो, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाद में आके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज वहीं पे उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो पेपर में, क्लियर। आपका एक मास्टर पॉइंट होना चाहिए कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, बी इट एमसीक्यू, बी इट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बी इट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में सपोज करो कि अब 10 मिनट का टाइम है, आपके 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बचे हैं, आप 10 मिनट में सिर्फ एक शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए कि दोनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो कम कंटेंट के साथ, क्लियर। देखो अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक परफेक्ट भी लिख लेते हो तो आपको टीचर कितने से
कितने मार्क्स देगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 से 4 नंबर देगा, मैक्स है वो। और यही अगर आप 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का कम कंटेंट भी लिख लोगे तो 3 और 3 नंबर मिलने के, 2.5 से 3 नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर 2 क्वेश्चंस में आपको 2.5 नंबर भी मिल गए तो भी आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है 3 नंबर मिल जाए तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो समझे? तो कोई क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना। अगर टाइम कम बच रहा है तो जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको लिख के आना है। दैट इज होल द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो आज मैंने आपके साथ अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर की, मैं कैसे पढ़ती थी वो मैंने शेयर किया। अगर आप चाहोगे कि हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो कि कहाँ से मैक्सिमम पेपर बनेगा, तो वो भी वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आई विल प्रोवाइड यू दैट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी सजेशन है कि आपको ये टॉपिक चाहिए, हाँ, रोगनिदान पेपर 1 जो है वो मैं कवर करूँगी विद इन 1 to 2 days। वन शॉट ही आएगा कंप्लीट रोगनिदान पेपर 1 का। क्लियर? तो मैं उस पर काम कर ही रही हूँ अभी, तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको रोगनिदान पेपर 1 मिल ही जाएगा। अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू कवर इट जितना मुझसे हो पाएगा। ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।